Hello students, welcome to this series on class 10 physics. We are discussing chapter sources of energy and this is fourth part of it. So let us start. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. तो जो एनर्जी है सी की वो हमें तीन फॉर्म्स में मिलती है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइडल एनर्जी से. तो टाइडल एनर्जी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि टाइड्स क्या होते हैं. तो टाइड्स का मतलब है जो सी लेवल होता है उसके अंदर जो रेगुलर राइज और फॉल होता है वाटर का, उसको हम टाइड्स कहते हैं. और ये किस वजह से होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ ओशन. तो टाइड्स में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए इस फिगर से समझ में आएगा कि जब हाई टाइड आता है तो ऐसे बड़ी बड़ी वेव्स उठ के आती हैं समुद्र से जमीन की तरफ. अब हाई टाइड जो होता है उसमें वाटर लेवल हाईएस्ट होता है और लो टाइड में वाटर लेवल लोएस्ट होता है. यहाँ देखिए इस इमेज से आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर मून जो है वो जो ओशन वाटर है उसको अपनी ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर ये वाटर राइज कर रहा है. लेकिन इससे अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, इससे अपोजिट साइड में भी आप देखिए हाई टाइड आ रहा है. ये इसलिए आ रहा है, ये मून की वजह से नहीं है. ये मून जो है उसका तो इतना फोर्स यहाँ तक पहुंचता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो अर्थ है उस वो इस पानी को अपनी तरफ खींचती है. जो पानी है वो इनर्शिया की वजह से दूर जाने की कोशिश करता है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो इस वजह से वो भी फोर्स लगाता है और हाई टाइड ऑपोजिट साइड में भी आ जाता है. और यहाँ पर जो दो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पर आप देखिए ये है लो टाइड. तो इस तरीके से मून की पोजिशन के अकॉर्डिंग हाई टाइड और लो टाइड आते हैं. तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड होते हैं ये 24 आवर्स में 2 बार आते हैं. और जो ये टाइडल एनर्जी होती है इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और उसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं टाइडल बराज. टाइडल बराज को टाइडल डैम्स भी कहते हैं. तो अब हम देखते हैं कि जो टाइडल एनर्जी है उसको हम कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले हम हाई टाइड देखेंगे. ये देखिए दिस इज टाइडल बराज या इसे हम कहते हैं टाइडल डैम और ये है रिजर्वॉयर. तो ये हमने ऐसे इमेज बनाई है ताकि आपको ये आराम से समझ में आए. यहाँ पर ये देखिए दिस इज सी. तो सी एक पर्टिकुलर लेवल पे है और यहाँ पर हमने टाइडल बराज बनाया हुआ है और यहाँ पर ही हमने टरबाइन लगाई हुई है. तो अब क्या होता है कि जब हाई टाइड आता है तो ये पानी ऐसे फ्लो करता है, मतलब पानी जो है वो सी से रिजर्वॉयर की तरफ जाता है. तो ये जैसे हमने एरोज लगाई है इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये टरबाइन जो है ये इस तरीके से रोटेट करेगी. तो जब टरबाइन रोटेट करती है तो उससे शाफ्ट मूव करता है और फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि टरबाइन कैसे काम करती है. तो अब देखते हैं कि लो टाइड में क्या होता है. तो ये देखिए टाइडल बराज है, दिस इज रिजर्वॉयर और पानी का लेवल लो टाइड के समय रिजर्वॉयर में हाई होता है और जो सी में होता है वो लेवल कम होता है. यहाँ पर टरबाइन है तो नेचुरली जो वाटर है वो सी की तरफ फ्लो करेगा और ये जो टरबाइन है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो ये टरबाइन रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सी का वाटर है वो हाई टाइड में और लो टाइड में क्या होता है कि कभी रिजर्वायर के अंदर आता है अगर वो हाई टाइड है, और अगर लो टाइड है तो वो रिजर्वायर से बाहर जाता है थ्रू टाइडल बराज और इसकी हेल्प से टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ टाइडल एनर्जी. इसमें क्या प्रॉब्लम है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत कम साइट्स हैं जो कि टाइडल बराज बनाने के लिए सुटेबल हैं. हर जगह इनको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि इससे हम बहुत लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते. तो अब हम स्टडी करेंगे वेव एनर्जी. वेव एनर्जी का क्या मतलब है? इट इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय वेव्स. और वेव एनर्जी क्यों जनरेट होती है? ये होती है स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से. सी के सरफेस पे जो स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो करती हैं उसकी वजह से वेव एनर्जी जनरेट होती है. और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि जो सी का पानी है या ओशन का पानी है उसकी अनइवन हीटिंग होती है, मतलब कहीं वो ज्यादा हीट अप हो जाता है कहीं कम हीट अप हो जाता है, उसकी वजह से विंड्स जनरेट होती हैं. अनइवन हीटिंग की वजह से क्या होता है कि एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब गर्मियां होती हैं और बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है तो आप देखते हैं कि अचानक से आंधी
तूफान आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और फिर जो चारों तरफ के हाई प्रेशर एरिया होते हैं वहाँ से एयर बहुत स्पीड से उस एरिया के अंदर आती है, इसलिए तेज हवाएं चलती हैं। तो यही चीज सी के सरफेस पर होती है। अब ये जो हाई स्पीड वेव्स होती है इनके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है जिससे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है वेव एनर्जी से। यहाँ पर ये टर्बाइंस है। तो क्या होगा कि जब वेव मूव करेगी तो ये टर्बाइंस रोटेट करेंगी और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही बहुत वैरायटी की डिवाइसेस भी डिजाइन की गई हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि ये एनर्जी लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पर लगातार वेव बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आए, जो हर जगह पॉसिबल नहीं होता। अब हम आएंगे ओशन थर्मल एनर्जी पर। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है कि जो सी या ओशन का सरफेस होता है वाटर का, वो सन से हीट अप हो जाता है, लेकिन जो डीप लेवल्स पर वाटर होते हैं, मतलब अंदर के लेयर्स में जो वाटर होते हैं, वो कंपैरेटिवली कोल्ड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो सरफेस पर वाटर है और जो अंदर डीपर लेवल्स में वाटर है, उन दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम ओशन थर्मल एनर्जी कहते हैं। डिवाइसेस जिनको यूज करके हम इस ओशन थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उन डिवाइसेस को कहा जाता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स, या एब्रिवेटेड फॉर्म में कहते हैं ओटीईसी प्लांट्स। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लो हम इस ओशन थर्मल एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, तो ये कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक आपको फिगर की हेल्प से समझाएंगे कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है अमोनिया पंप और ये है इवेपोरेटर, ये है कंडेंसर और ये है टरबाइन। तो क्या होता है कि जो अमोनिया है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब वो बहुत कम टेम्परेचर पर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से अमोनिया पंप किया जाता है और यहाँ पर जो ये वाला चैम्बर है, ये सी सरफेस के पास होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अमोनिया जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये वेपर्स जो हैं हाई प्रेशर पे यहाँ पर जाकर इस टरबाइन को रन करते हैं। टरबाइन को रन करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल फॉल होता है और उसकी वजह से वो लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स बन जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे यहाँ आते हैं इस कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है कि यहाँ से सी से जो ठंडा पानी होता है वो यहाँ पर लाया जाता है, जिसकी वजह से ये वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होकर वापस लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये अमोनिया पंप फिर से उस लिक्विड अमोनिया को इवेपोरेटर में ले जाता है। तो अमोनिया पंप जो है वो उसको इवेपोरेटर में फिर से पहुंचा देता है और वही सारा प्रोसेस रिपीट होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले ये है कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किया था कि इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और ये कोई पॉल्यूशन नहीं करता है। इसको हम कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं। हमारे पास सी एनर्जी बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन हम इसको अभी तक पूरी तरह यूज नहीं कर पाए क्योंकि इसको यूज करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे और कुछ अरेंजमेंट्स तो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अब हम आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देयर इज अ चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, मतलब जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी। दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है वो लार्जली इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है और कुछ जो होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज ब्रेक करे या स्प्लिट अप करे, दो पार्ट्स में और से ज्यादा पार्ट्स में। तो जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो एक ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें जो हैवी न्यूक्लियस होता है रेडियो एक्टिव एटम का, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, तो ये जो होते हैं इनको एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन से, जिसको हम
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी कहते हैं, उससे बम्बार्ड किया जाता है और ये जो हैवी न्यूक्लियस होता है फिर ये स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में। तो ये देखिए इस डायग्राम के हेल्प से समझ में आएगा, ये जो है दिस इज हैवी न्यूक्लियस और इसको जब एक न्यूट्रॉन ऐसे बम्बार्ड करता है तो ये स्प्लिट अप हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में और 3 न्यूट्रॉन्स भी इजेक्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब हम स्टडी करेंगे कि इतनी ज्यादा एनर्जी इस प्रोसेस में क्यों रिलीज होती है। तो जब हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट करता है लाइटर न्यूक्लियाई में तो उनके मास के अंदर डिफरेंस होता है, मतलब जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है उसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिजल्टेंट न्यूक्लियस। इसको आप इस रिएक्शन से समझिए। यहाँ पर देखिए ये U-235 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया गया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और ये स्प्लिट अप हुआ इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, प्लस यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स भी बने और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुई। अब आप अगर इनके मास को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखिए टेबल में दिए गए हैं, तो U-235 का मास ये है, न्यूट्रॉन का ये है, देन दिस इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अगर आपको 3 न्यूट्रॉन्स का मास निकालना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूट्रॉन के मास को, और यहाँ पर देखिए जो इनिशियल मास था दैट इज 236.0526। यहाँ पर यू लिखा, यू मतलब यूनिट है, आपने बुक्स में इसे एएमयू में भी देखा होगा, एएमयू मींस एटॉमिक मास यूनिट, तो ये सेम है। अब क्या है, जो फाइनल मास है उसको आप देखिए दैट इज 235.8667। तो अगर मास डिफरेंस देखते हैं तो दिस इज 0.1859, मतलब इतना जो मास है वो कम हो गया प्रोडक्ट्स में। तो यदि हम आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन को देखें विच सेज E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां पर C जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और डेल्टा एम जो है दैट इज चेंज इन मास। तो यदि इस रिलेशन से देखें तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो यदि हम एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होती है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 MeV। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, जो ये एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ये ना 0.1859, ये तो मास है, तो ये हम लिख देते हैं ऐसे 0.1859 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 931.5, तो इसका आंसर आएगा 173.3 MeV, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। तो फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन करना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में लाइट जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए। जैसे आप यहाँ इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जो 2H1 है दिस इज ड्यूटीरियम, फिर ये है ट्रीटियम, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, और जब ये कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो ये फॉर्म करते हैं हीलियम, और इसमें एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अराउंड 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और यहाँ पर ट्रीटियम है, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन है, और फिर ये कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और फाइनली यहाँ पर हीलियम बनता है और न्यूट्रॉन बनता है। अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है फिजन प्रोसेस का। न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है, अराउंड मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पे होती है उसको हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं।
हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन पर बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जो हमने अभी देखे थे। 2H1 ये है ड्यूटेरियम और 3H1 दिस इज ट्रिटियम, और इसके अंदर लिथियम भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें उसके कोर के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, या तो वो यूरेनियम का या प्लूटोनियम का ऐसे होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले न्यूक्लियर फिजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को इनिशिएट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए पहले न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर है वो अराउंड 10⁻7 केल्विन पहुंच जाता है कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में। और उसके बाद जो है इस हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं सन की एनर्जी का क्या सोर्स है। तो सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स कंबाइन करते हैं और वो फॉर्म करते हैं हीलियम एटम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का एटम है, तो ऐसे 4 एटम्स, और इनके अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसकी वजह से हीलियम एटम बनता है। ऐसे हम हीलियम एटम को लिखते हैं, और इसके अंदर 2 पॉजिट्रॉन्स भी बनते हैं। तो पॉजिट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें बहुत मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। अब ये जो रिएक्शन है ये केवल सन में ही नहीं होती है, बाकी स्टार्स में भी न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ओवर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से बेटर है न्यूक्लियर फिजन से। तो सबसे पहले ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहीं ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी न्यूक्लियर फिजन में रिलीज होती है। और दूसरी एडवांटेज ये है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं आफ्टर द रिएक्शन, उनको हम इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, तो इसलिए वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है इस रिएक्शन के होने के लिए। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि इसको अर्थ पर अभी हम कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। फिजन रिएक्शन तो कंट्रोल्ड परफॉर्म हो जाती है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन अभी तक नहीं हो पाई। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि बहुत थोड़े से न्यूक्लियर फ्यूल से हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि यदि हम एक कार्बन एटम को बर्न करेंगे तो हमें जितनी एनर्जी मिलेगी, यूरेनियम के एक एटम के न्यूक्लियर फिजन से हमें उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बार बार न्यूक्लियर फ्यूल देने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को लोड कर दिया तो कम से कम 2 से 3 साल के लिए दोबारा फ्यूल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज कि गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है और इनकी वजह से एसिड रेन भी होती है, ये रिलीज नहीं होती ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है, और ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसकी बहुत लंबी लाइफ होती है, तो इसको या तो अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया जाए या इसको कहीं सेफली स्टोर किया जाए, अदरवाइज ये बहुत नुकसान करता है। सेकेंड है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का फियर होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अगर कोई लीकेज हो जाती है न्यूक्लियर रेडिएशंस की तो वो बहुत रिस्की होता है, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी और हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और इसके लिए सेटअप करने में बहुत लंबा टाइम भी लगता है। तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल में एनर्जी ऑफ सी एंड न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस की है, और उसकी सारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस की हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।